औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअव्विन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सालेवल उर्दू की नई बुक के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकरीबन आखिर तक पहुँच चुका। आज हमने सेकंड लास्ट चैप्टर करना है, सबक नंबर 11, जो दरअसल एक अफसाना है, नया कानून, सादत हसन मंटू का लिखा हुआ। तो हस्बे मामूल हम पहले तफसीरी तारुफ देख लेते हैं, तस्वीरी तारुफ जिस तरह से हमेशा करते हैं, ताकि आपके जहन में एक वाज़िया तस्वुर बन जाए। जी, ये है सादत हसन मंटू। अच्छा, सबसे पहली बात, आमतौर पे मंटो कहा जाता है, लेकिन उनका अपना कहना यह है कि मुझे इस तरह से बुलाया जिस तरह वन टू, तो जिस तरह हम टू कहते हैं तो उस तरह मंटू, मंटो नहीं मंटू, जिस तरह वन टू। ठीक है जी। तो ये हैं जी सादत हसन मंटू, उर्दू के एक बड़े अफसाना निगार, बल्कि बहुत बड़े अफसाना निगार, जिन्होंने खुलकर लिखा और जिन्होंने वो लिखा जिसको दूसरे लिखने की जरूरत नहीं कर सके। ये वो है मंटो। आप जो अफसाना पढ़ रहे हैं मंटो के अफसानों से लिया गया। आप बुक टाइटल देख रहे हैं, मंटो के अफसाने। ये मंटो की असल रियल तस्वीर है और ये साथ उनकी बेगम है, सादत हसन मंटो, और उनकी मंटो की बेगम। मंटो को समझने के लिए आप उनकी तहरीर देखें। वो कहते हैं, अगर आप जिंदगी के दर्द के एहसास के अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो शायद अभी तक आप पैदा ही नहीं हुए। तो एहसास था इनको दूसरों का, और जो एक गरीब आदमी पे, मजलूम पे जुल्म होता है, उसको इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी तहरीरों में, जो मुआशरती तसावत है, डिस्क्रिमिनेशन है और जो मुनाफकत है, उसको बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बयान किया। सादत हसन मंटो की कब्र, जिस पे कतबे पे आप लिखा हुआ है कि सादत हसन मंटो की कब्र है जो अब भी ये समझता है कि लोहे जहां पे हरफ मुकर्रर नहीं था मैं, हरफ मुकर्रर दोबारा लिखे जाने वाला, यानी मंटो एक ही था। इसमें एक कहानी है तांगे वाले की। एक तांगे वाला है, और ये ज़हन में रखें, ये कहानी है पाकिस्तान बनने से पहले की, जब अंग्रेज़ों का दौर था। वो कहानी है, अंग्रेज़ों के जुल्म से बहुत तंग आया हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ सवारियाँ उसको परेशान भी बहुत करते थे, गोरे उसको परेशान भी बहुत करते थे। कहीं से उसने सुन लिया कि नया कानून बनने वाला है जिसके बाद आज़ादी मिल जाएगी, और ये नए कानून का मतलब जो 1935 का इंडिया एक्ट आया था उसकी बात हो रही है। वो बहुत पुरजोश था नए कानून को लेकर, और हुआ कुछ भी नहीं। वो जब समझ रहा था कि नया कानून नाफिज हो गया है, तो किसी अंग्रेज से उलझ बैठा और फिर उसको जेल की हवा खानी पड़ी। वो समझ रहा था नए कानून के बाद कोई तब्दीली आ जाएगी, ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो पता लगा वो सिर्फ नाम का ही नया कानून था। जिस नए कानून की बात हो रही है, देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जब ये अफसाना लिखा गया, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पर जो इलेक्शन हो चुके थे 37 में, तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और मुसलमानों के लिए वैसे भी बुरा वक्त था। अंग्रेज हुकूमत और हिंदू अक्सरियत मिल के मुसलमानों को ज़िल्लो-ख़ार कर रही थी। तो अंग्रेज़ों के दौर का ज़माना है ये, और जब कांग्रेसी वजारतें थी उसका ज़माना है। इसमें घोड़े पे वो मुख्तलिफ के जो जेवर पहने हुए हैं उसकी बात की गई है। तो जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसकी वजाहत भी दूंगा। तो फिलहाल हम लेक्चर का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आइए मंटो की हालात ज़िंदगी की तरफ। असल नाम सादत हसन मंटो ही है और अदबी नाम भी यही है। वालिद का नाम गुलाम हुसैन मंटू, जो जज थे। आपकी पैदाइश और इब्तदाई तालीम ज़िला लुधियाना इंडिया में हुई, लेकिन कोई तालीमी रिकॉर्ड इतना हौसला अफजा नहीं था। पढ़ने में आया कि मैट्रिक में ये 2-3 दफ़ा फेल हो चुके थे,
और बड़ी मुश्किल से इनसे मैट्रिक का इम्तहान पास हुआ और देखें अब वो सिलेबस का हिस्सा है। बहरहाल अफसाना निगार बड़े थे, तालीम अधूरी छोड़कर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा हसास थे, सेंसिटिव थे। उसकी वजह क्या थी कि वालिद ने दूसरी शादी कर ली, तो सौतेले बहन भाइयों की मौजूदगी में वो अपने आप को बहुत हसास महसूस करते थे। क्योंकि सौतेले बहन भाई भी थे तो उनको वालिद की भी उस तरह से तवज्जो नहीं मिली जिस बात ने उनको बहुत ज़्यादा हसास बना दिया। ज़िंदगी में बहुत से नशे अफराज का सामना करना पड़ा। जवानी में ही आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और जवानी ही में आपका इंतकाल हो गया। उम्र आप देखिए 1912 से 1955, सिर्फ 43 साल उम्र, 43 ईयर। और ये कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, ये जवानी की उम्र ही समझी जाती है। तो बड़ी जल्दी जल्दी ज़िंदगी गुजरी, जल्दी जल्दी शोहरत भी मिली और जल्दी जल्दी इस जाने फानी से कूच भी कर गए, मगर फिर भी अदब का एक बड़ा नाम। मुलाजमत की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो से आपने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया और फिर पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर चले आए तो रेडियो लाहौर से वाबस्तगी, मुतअद्दिद फिल्मी रिसालों की इदारत भी की, यानी एडिटर बने, फिल्मी कहानियाँ लिखी, मुकालमे लिखे, उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार। मंटो का एक स्टाइल है जो कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, वो इस चीज़ से नहीं डरते। हम अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लेते हैं, मुश्किल बना लेते हैं सिर्फ इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे। मंटो का ये मसला नहीं था, उनके दिल में जो आया उन्होंने लिख दिया, बेखतर लिख दिया, ये देखे बगैर कि लोग क्या कहेंगे। यही वजह है कि फिर उनको मुकदमात का भी सामना करना पड़ा अपने मुख्तलिफ अफसानों के हवाले से, लेकिन उन मुकदमात को फेस किया, मगर जो दिल में आया लिखा। कलम ही वाहिद जरिया माश था, लिखना लिखाना ही, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। सो ज़िंदगी में नशे व फराज भी रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद बम्बई से लाहौर मुंतकिल हो गए और जिस तरह मैंने आपको बताया मुस्तकिल मुआशी तंगदस्ती का आपको सामना रहा। आपके असलूब तहरीर की बात करें तो सियासी, समाजी, नफसियाती मौज़ूआत पर बेबाक तहरीरें, जिसको ब्लंड तहरीर कहते हैं। खुल के लिखना, ये नहीं देखना कि मैं लिखना चाहिए ही नहीं। हकीकत पसंदाना बेबाक तहरीरों के खालिक हैं। मुआशरे में जो मौजूद मुनाफ़क़तें और खुद गर्जी है उसको बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। रिवायाती तसव्वुर पर कारी ज़रब लगाते हैं। जो हमारी रिवायात चल रही हैं, जो उनको गलत लगता है तो गलत को गलत कहते हैं। उनकी तहरीर में मुआशरे का पोस्टमार्टम आप समझते हैं ना, वो जो बिल्कुल खोल के रख देना हर चीज़। बेबाक तहरीरों की वजह से मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। सैकड़ों मशहूर अफसानों और ड्रामों के खालिक हैं। आपके अफसानों के मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जमे भी हो चुके हैं। खुद मंटो अपनी तहरीर के बारे में लिखते हैं, जिससे आपको समझना आसान होगा। वो कहते हैं हमारी तहरीर आपको कड़वी कसीरी लगती हैं, मगर जो मिठास आपको पेश की जाती है उनसे इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ है। नीम के पत्ते कड़वे सही, लेकिन खून ज़रूर साफ कर देते। तो इस तहरीर से ही आपको अंदाज़ा होगा कि वो मिठास नहीं पेश करते, वो नीम के कड़वे पत्ते पेश करते हैं। यानी जो मुआशरे में मुनाफ़क़त देखते हैं, जो जुल्म देखते हैं, जो तफावुत देखते हैं, जो बड़े छोटे का फ़र्क देखते हैं, उसको बिला कमोकास वैसे ही बयान कर देते हैं, किसी मसलहत में लाए बगैर। आपकी मशहूर तसानीफ़ की बात करें तो सरगुज़िश्ते असीर, आतिश पारे, लज़्ज़त संग, चुगत, नमरूद की खुदाई, गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर, फंदे, बुरके, बादशाहत का खात्मा, ठंडा गोश्त, जनाजे। वैसे तो आपके बहुत से अफसाने हैं, लेकिन ये आपकी तमाम तसानीफ नहीं, चंद मशहूर तसानीफ की बात कर रहा हूँ मैं। अफसाने का जायज़ा लें तो जिस तरह मैंने भी आपको बताया 1938 में कांग्रेसी दौरे हुकूमत का लिखा हुआ अफसाना है, जिसमें बरतानिया के नौआबादी निज़ाम पर सख्त तनकीद की गई। नौआबादी निज़ाम क्या होता है? जब कोई एक मुल्क ताकत के ज़ोर पर दूसरे मुल्क पर कब्जा कर ले तो उसको नौआबादी निज़ाम कहेंगे। उस पर सख्त तनकीद है। मुल्क की इज्तमाई सियासी सूरत हाल की बड़ी ही जानदार अक्कासी की गई है। नया कानून
को वो महज लफ्जी और कागजी देखिए, नाम ही देखे नया कानून, बस सिर्फ साथ नया लगा दिया। लफ्जी तब्दीली है, कागजी तब्दीली है, अमलन कुछ नहीं बदला। अवाम के जज्बात, खास तौर पे गरीब मजलूम मुसलमान अवाम के जज्बात की अक्कासी की गई। तब्दीली और आज़ादी का जो सुनहरा ख्वाब देखा था कि नया कानून बनेगा तो हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें आज़ादियाँ मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें बड़ी खूबसूरती से तब्दीली और आज़ादी का सुनहरा ख्वाब और जो उसकी ताबीर है उसके बारे में बात की गई। ज़रा देखते हैं इस कहानी की कहानी है क्या, यानी अफसाना क्या है आपके ज़हन में, ताकि वाज़ेह तस्वुर बन जाए, आपको समझना आसान हो जाए। ये अफसाना आज़ादी के दीवाने मंगू कोचवान, उसका नाम है मंगू कोचवान, कहते हैं तांगा चलाने वाला। मंगू कोचवान की कहानी है जो नाखानदा है, यानी अनपढ़ है, फिर भी उसे सारी दुनिया की मालूमात है, जिन्हें वो अपनी सवारियों से सुनकर मालूम करता रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि हिंदुस्तान में नया कानून आने वाला है, जिससे हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस खुशी में वो कानून लागू होने की तारीख, यानी 1 अप्रैल को लागू होना था, एक अंग्रेज से झगड़ा कर बैठता है, जिसके नतीजे में उसको जेल जाना पड़ता है। वो एक नशा था ना उस पे, नए कानून का सवाल। ठीक है जी, तो ये है कहानी। तो जनाब इसके साथ ही ये एक तफसीली तारुफ था। अब आते हैं हम बाकायदा नया कानून की तरफ। जी, तो शुरू करते हैं अफसाना नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। मंगू उसका नाम है, कोचवान तांगा चलाने वाला है, भाई आपको बताया। को उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अनपढ़ है, ठीक है, ये कोचवान है, तांगा चलाता है, गरीब आदमी है, अनपढ़ है, लेकिन उसे दुनिया जहान की चीज़ों का इल्म था। किस तरह से वो इंटरेस्ट लेता था, ज़ाहिर है तांगे में मुख्तलिफ सवारियाँ बैठती थी, वो आपस में गुफ्तगू करती थी, तो वो उनकी बात तवज्जो से सुनता था, और यूं मुख्तलिफ सवारियों से उसको जो इल्म मिलता था, तो इस तरह से उसके पास मालूमात और इल्म जमा हो जाता था। देखिए, आमतौर पे तांगे वाले सवारियों की गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन उसने अपना एक इमेज बनाया हुआ था कि मैं बड़ा बाइल्म आदमी हूँ, मेरे पास अप टू डेट इल्म होता है तमाम दुनिया का। तो अपने इस इमेज और तासुर को कायम रखने के लिए उसे नई बातें चाहिए होती थी। ज़ाहिर पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताबें तो नहीं पढ़ता था, तो सवारियों से जो उसे इल्म मिलता था वहां से वो मालूमात अक्स कर लेता था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह से वाकिफ थे। यानी जब उन्होंने किसी ने कोई बात पूछनी होती, उस्ताद मंगू से ही जाकर पूछा करते थे। अब सबसे पहले अल्फाज देख लीजिए, कानून। कानून क्या होता है, क्योंकि नाम है नया कानून, तो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मैंने मुश्किल अल्फाज साथ साथ लिख देता हूँ। हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए बनाए गए कवायदो ज़वाबत जिनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल सज़ा होती है। यानी हुकूमत कानून बनाती है, लाज बनाती है, आवाम पाबंद है उस पर अमल करने के, और अगर अमल नहीं करेंगे उनको सज़ा मिलेगी। तो हुकूमत की तरफ से जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कवायद ज़वाबत बनाए जाते हैं, उनको कानून कहते हैं। अब जो बात हो रही है नए कानून की, तो नया कानून क्या है? अंग्रेज़ों ने जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी तो ऐलान किया कि हिंदुस्तान के लिए एक नया आइन, नया कानून बनाया जाएगा, जिसके तहत हिंदुस्तान के लोगों को महदूद खुद मुख्तारी दी जाएगी। तो वो 1935 में बना, तो इससे मुराद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, लेकिन इस पर अमल शुरू हुआ था 1937 में। ठीक है जी, बना 35 में था, निफाज हुआ था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जिसको हम अप्रैल फूल डे के तौर पर मनाते हैं, तो ये फूल ही बनाया गया था यहाँ के अवाम को। तो 1 अप्रैल 1937 से इसका निफाज हुआ। इसके तहत इलेक्शन हुए और कांग्रेस की इलेक्शन जीत गई थी। बहुत से सूबों में कांग्रेस की हुकूमतें कायम हो चुकी थी, तो ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लेकिन मकामी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर जो सूबाई खुद मुख्तारी इसको आप कहते हैं, उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी। मैंने आपको इस तरह पहले बताया, अंग्रेज़ हुकूमत
और हिंदू अक्सरियत मिल के मुसलमानों का जीना दोभर किया हुआ था। तो ये उस वक्त का कानून है। कोचवान कहते हैं तांगा चलाने वाले को। अड्डे का मतलब कोचवानों का स्टैंड, यानी जहाँ ये तांगे वगैरह खड़े होते हैं, जिस तरह बस स्टैंड होता है, तो जो तांगों का स्टैंड है ये उस अड्डे की बात हो रही है। आगे चले जी। पिछले दिनों जब मंगू ने अपनी सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुद्दब्बराना अंदाज में पेशगोई की थी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग शुरू हो जाएगी। और जब गामा चौधरी ने उनसे पूछा कि स्पेन कहाँ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, वलायत में, और कहाँ। वलायत इंग्लैंड को कहते हैं, ज़ाहिर स्पेन इंग्लैंड में नहीं है, वो यूरोप में है। तो अब उस्ताद मंगू को इतना तो पता नहीं था, वो ज्योग्राफी तो नहीं जानता था स्पेन का है, लेकिन क्योंकि उसने एक बात सुन ली जंग शुरू होने वाली है, तो उसने भी एक पेशेनगोई कर दी। पेशेनगोई होती है प्रिडिक्ट करना, पहले से बता देना। ठीक है जी। मुद्दबराना अंदाज मतलब बहुत ही तदब्बर और दानश्वरी विजडम वाला अंदाज। पेशगोई होता है किसी वाक़े के बारे में पहले से बता देना। मतानत से निहायत संजीदगी से संजीदा होकर जो इल्मी संजीदगी होती है। वलायत का वैसे तो मतलब होता है बैरून मुल्क, लेकिन क्योंकि हम इंग्लैंड के अंडर थे तो इससे मुराद हम इंग्लैंड ही लेते हैं, वलायत से मुराद। ठीक है जी। तो उसने एक प्रिडिक्शन कर दी थी, पेशेनगोई कर दी थी। अब ज़ाहिर है उसके पास किताबी इल्म था, उसने किसी सवारी से सुना था। और फिर हुआ क्या, स्पेन में जंग छिड़ी और हर शख्स को इसका पता चल गया। तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का एतराफ़ करने लगे। हल्का होता है गोल दायरा, यानी गोल दायरे में इस तरह बैठना कि सबका चेहरा एक दूसरे को नज़र आता है, तो उसके लिए हल्का बनाते हैं। शाम को जब ज़ाहिर है अड्डे पे इकट्ठे होते थे, हल्का बनाकर बैठ के गपशप करते थे। वो सब दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगो इस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। यानी उसकी तारीफ हो रही है। और मंगू क्या, वो मसरूफ़ है नई मालूमात। यानी मंगू को बहरहाल ये क्रेज़ था कि नई नई चीज़ें उसको पता हो, नई नई मालूमात पता हो, और ये उसको सवारियों से मिलती थी। ज़ाहिर है पढ़ा लिखा नहीं था। माल रोड जी लाहौर की बड़ी अहम तारीखी सड़क, बल्कि इसको लाहौर की मुकद्दस सड़क भी कहा जाता है, जहाँ बहुत सी तारीखी इमारत वाक़या हैं। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये पाकिस्तान से पहले का अफसाना है। और जगह कौन सी है, लाहौर जी। आगे चलिए जी। उस्ताद मंगो को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी, और इसका सबब वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं। सिक्का चलाना हुकूमत करना, और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके नफरत कराहत आना, उसके तनफुर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। छावनी फौजी इलाका जिसको कंटोनमेंट एरिया कहते हैं, कैंट एरिया आप कहते हैं, उर्दू में उसको छावनी कहते हैं। गोरे का मतलब अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ यहाँ के गरीब लोगों को बहुत ही कमतर और घटिया समझते थे। उसके साथ बड़ा बेइज्जती का सलूक, जिस तरह एक जलील कुत्ता, वैसे तो कुत्तों से लोग बड़ा प्यार करते हैं, पालतू होते हैं, लेकिन साथ जलील लिखा हुआ है, जलील कुत्ता, यानी बहुत ज़्यादा उस अंग्रेज़ों का तौहीन आमेज़ रवैया होता था उसके साथ, जिस वजह से वो बहुत नफरत करता था अंग्रेज़ों से। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद नहीं था। देखिए, इंसान को जो अच्छा लगे ना, उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, और जो बुरा लगे उसकी हर चीज़ बुरी लगती है। वो क्या कहते हैं इश्क मोहब्बत में कि मोहब्बत क्या है, जब किसी की खामी भी खूबी लगने लगे उसको मोहब्बत कहते हैं। और नफरत क्या है, जब किसी की खूबी भी खामी लगने लगे तो उसको नफरत कहते हैं। तो क्योंकि उसे अंग्रेज़ों से नफरत थी, तो जो उनकी खूबियाँ हैं वो भी खामियाँ लगती थी। और गोरा रंग होना तो खूबी है, लेकिन उससे उनका गोरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी गोरे के सुर्खो सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। मतली आना, उबकाई आना, दिल बुरा होना, ना मालूम
वो क्यों कहा करता था कि इनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म के ऊपर से झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। ठीक है, वो लाश से क्या होता है, जो ऊपर स्किन होती है ना, ये डिजॉल्व होना, ये झड़ना यानी वो उतर जाना। तो उसको लगता था जैसा लाश के ऊपर से स्किन उतर जाती है और नीचे से सफेद सफेद निकल आता है, तो ऐसे ही उसको लगता था अंग्रेज के सफेद चेहरे देखकर, गोया एक लाश है जिसके ऊपर से झिली स्किन उतर चुकी है। तो मैंने आपसे बात की ना, जब कोई बुरा लगता है तो फिर उसकी हर चीज बुरी लगती है। लेकिन बहरहाल उसके पास एक नफरत की वजह भी थी, जो मैंने आपको बताई कि उससे बुरा सलूक करते थे। तो यह देखें, यह मंटो यूसुफ अफसाने में उस हकीकत की अक्कासी की है कि अंग्रेज किस तरह जुल्म सितम करते थे और यहाँ के लोग कितने तंग आए हुए थे अंग्रेजों के इस रवैये की वजह से, खासतौर पे गरीब लोग। आगे चलिए, जब किसी नशे में गोरे से उसका झगड़ा हो जाता, नहीं जब नशा गोरों ने किया, जब इंसान, कुरान में क्यों कहा गया शराब उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, उसकी वजह यह है कि शराब पीने के बाद इंसान को होश नहीं रहता, वो अच्छाई बुराई की तमीज़ खो बैठता है, वो जानता नहीं मैं क्या कर रहा, वो अपने फाल से वाकिफ नहीं होता। तो ये बात की जा रही है, जब किसी नशे में गोरे से अंग्रेज का झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत बुगदा रहती, कुद्दा रहती, यानी आप समझ लें कि आलूदा होना, बुरा होना, अच्छा ना होना। आपकी किताब में वैसे इसका मतलब आलूदा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि तबीयत अच्छी ना होना, मतलब इसका मूड ऑफ हो जाना। ठीक है, तो उसका मूड ऑफ हो जाता था, पूरा दिन मूड ऑफ हो जाता था, और शाम को अड्डे में आकर हल मार कर सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर कर सुनाता था। हल मार्का जी सिगरेट का एक नाम है, सिगरेट का ब्रांड, जो सस्ती सिगरेट हुआ करती थी, ज़ाहिर गरीब सस्ती सिगरेट ही पी सकता है, और गोरे को जी भर कर सुनाता। आगे गाली दी, गोरे को क्या गाली देता था, वो गाली ऐसी है नहीं कि आपकी किताब में लिखी, और ऐसी भी नहीं कि मैं भी आपको सुना सकूं, आप खुद समझ जाएं। जब गुस्से में होते हैं तो वो क्या गाली दी जाती है, आमतौर पर जो माँ की गाली दी जाती है वही गाली लिखी हुई है। ये मोटी गाली देने के बाद अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता, ठीक है, सर पर पगड़ी थी तो ये झटका देकर कहता। अच्छा जी, मैं इसको दुरुस्त कर दूं, या मुकद्दर का मतलब मैला और आलूदा लिखा हुआ है, तो आपकी बुक में वैसे ही मतलब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ इसका मतलब है मूड खराब होना के मानी में यहाँ इस्तेमाल हुआ। चलें जी, आगे चलें। अब वो अंग्रेजों की बुराई कर रहा है बैठ के, और क्या बुराई कर रहा है, आग लेने आए थे अब घर के मालिक ही बन गए। आग लेने आने का क्या, ये मुहावरा होता है जी, आते ही पलट जाना। यानी आग लेने आने का क्या मतलब, रोटी पकानी है गया, आग ली, वो क्या होता है, किसी कागज को आग लगाई फौरन, यानी जो आकर फौरन वापस चला जाए, तो उसको वहां ये इस्तेमाल होता है आग लेने आए थे, यानी एक घर में आग जल रही है, दूसरा आया, उसने कागज के साथ आग लगाई और फौरन वापस चला गया। क्यों, अगर वो थोड़ी देर ठहरेगा तो आग बुझ जाएगी। तो यानी आते ही वापस पलट जाना, ये मतलब होता है। तो अंग्रेज आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए। वो तो तिजारत करने आए थे ना, आप जानते हैं मुगलों के दौर में अंग्रेज तिजारत करने आए थे और आज मालिक बनकर बैठ गए हैं। उसको गुस्सा भी इस बात का है कि मुल्क तो हमारा था, ये बाहर से आई और आज मालिक बने बैठे हैं। नाक में दम कर रखा है, यानी बहुत तंग करते हैं इन बंदरों की औलाद ने, गाली उनको बंदरों की औलाद कह रहा है। यूं रोब गांटते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर है। रोब गांटना, रोब डालना, बाबा कहोगे तेरे, वो मैं तेरे बेदा नौकर है, उस सेंस में कि हम इनके नौकर तो नहीं है, तो हमारा अपना मुल्क है, ये बाहर से आए और आके हमारे मालिक बनकर बैठ गए। उसको गुस्सा था इस बात का। इस पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वो सीने की आग उगलता रहता। सीने की आग उगलना यानी दिल की भड़ास निकालना, यानी जब तक कोई होता वो दिल की भड़ास निकालता रहता था, यानी अंग्रेजों को बुरा भला कहता रहता था। अब मजीद वो उसका दिल अभी ठंडा नहीं हुआ, मजीद बुराई कर रहा है। शक्ल देखते हो ना तुम उनकी, जैसे कोढ़ हो रहा हो। अब कोढ़ एक मर्ज था जिसको जजाम कहते हैं, बर्स की बीमारी कहते हैं,
और ये इसमें इंसान का चेहरा इतना बिगड़ जाता है कि कोई उसके पास नहीं जाता, स्मेल आती है, बदबू आती है। तो ये बहुत मर्ज था इस बड़े सगीर पाक हिंद में भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब ख़त्म हो गया वो हिफाजती टीकों वगैरह की वजह से। तो उस वक्त ये बहुत मर्ज था, कोर्ट का मर्ज हुआ करता था। तो तुम शक्ल देखते हो ना जैसे कूड़ हो, बिल्कुल मुर्दा, जो मरा होता है, मरो जैसी शक्ल है, मुर्दों जैसी शक्ल, यानी एक धप्पे की मार, धप्पा थप्पड़ घूसा, गिटपिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। गिटपिट अंग्रेजी लहजा, यानी जो अंग्रेज शौकियों के बात करते हैं, एक थप्पड़ लग जाए ना तो इनको सांस ना आए दोबारा, मतलब अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, एक थप्पड़ की मार ऐसे। लेकिन क्या बने हुए हैं, तो कुछ भी नहीं, हमारा मुल्क है, बाहर से आए और कब्जा करके बैठ गए, अब कोई चीज बने हुए हैं। तेरी जान की कसम, यानी वो मंगू अपने साथी को कह रहा है, तेरी जान की कसम, पहले जी में आई कि मलूम की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दो, टुकड़े टुकड़े करना, मतलब मार ही डालो, कोई चीज मारो इसको, टुकड़े टुकड़े कर दो, मतलब जान से मार दो। लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूस को मारना अपनी हतक है, हतक तौहीन के, यानी ये इस काबिल भी नहीं कि इनको मारा जाए। जी तो चाहता था कि मार दूं, खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन ये इस काबिल भी नहीं। ठीक है जी, इस ख्याल से टल गया, मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। पहले तो ख्याल है जान से मार दूं, अब वैसे भी शेखी बिगाड़ है, जाहिर अंग्रेजों को मारना मुमकिन नहीं था, वो ताकतवर थे। वहां अगर उसको अगर किसी बंदे का अंग्रेज से झगड़ा हो जाता, ज़ाहिर मामला अदालतों में जाता, पुलिस में जाता, तो वह अंग्रेजों को ही फेवर मिलती थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। लेकिन उसने अपने दिल की भड़ास निकाला है, वो भी जानता है कि अंग्रेजों को मार नहीं सकता, अंग्रेज उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन देखिए कमजोर क्या करे, कमजोर यही कर सकता है ना, जब कमजोर आपस में बैठते हैं तो यूं ही दिल की भड़ास निकालते हैं, वरना हकीकत तो यह है कि उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, बड़ा मजबूत पंजा गाड़ चुके थे अंग्रेज जी। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बुड़बड़ाने लगता। ये आम अनपढ़ जाल करते हैं, वो कमीज की आस्तीन यूं इस तरह नाक साफ करना, यानी कपड़े की बजाय यूं कमीज से इस तरह से नाक साफ करना। तो आस्तीन जो कमीज का बाजू वाला हिस्सा होता है, फिर बुड़बुड़ाने लग जाता। बुड़बुड़ाना यानी अंग्रेजों को बुरा भला कहना। भगवान, कसम है भगवान की, अब ज़ाहिर भगवान हिंदुओं के होते हैं, लेकिन ज़हन में रखें तकसीम से पहले ये तखसीस नहीं थी, क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तो ये भी आम बात थी कि कोई मुसलमान भगवान की कसम दे दे या कोई हिंदू खुदा की कसम खा ले, क्योंकि कल्चर ज़रा मिक्स सा था। कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गए। मैंने इसलिए बात की कि लाहौर में अक्सरियत मुसलमानों की थी। अब मंगू नाम से नहीं पता चला, लाहौर में अगरचा हिंदू थे कम थे, मुसलमान ज़्यादा थे, तो हो सकता है हिंदू हो, लेकिन ये ज़्यादा इम्कान है कि मुसलमान भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ मतलब यह है कि लाहौर का रहने वाला एक गरीब इंसान जी, लाट साहब कहते हैं बड़े होतेदार, क्योंकि किसी बड़ी पोस्ट पे हो, किसी बड़े मनसब पे, उसको लाट कहते हैं। तो लेकिन यह तंज किया जा रहा है, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गए, तंजन कहा जा रहा है। जब भी उनका मनहूस चेहरा देखता हूं, रगों में खून खोलने लग जाता है। रगों में खून खोलना अंदर, यानी शदीद गुस्सा आना। कोई नया कानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, मतलब ये कब आए कि हम इनके जुल्म सितम से बचें। एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर, कचहरी कहते हैं जी अदालत को, कोर्ट को, कचहरी से अपने तांगे पर दो सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, यानी कानून। तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही, यानी उसकी तो ख्वाहिश थी कि नया कानून आए, इन अंग्रेज मजदूरों से और इनकी बंदर की शक्ल वालों से और मुर्दारों से जान छूटे, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। दो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए हुए थे। मारवाड़ी एक शहर है, मारवाड़, जिस तरह लाहौर का रहने वाला लाहौरी, तो मारवाड़ का रहने वालों को मारवाड़ी कहते हैं, तो शहर की निस्बत से। कचहरी अदालत,
दीवानी मुकदमे, नहीं वो मुकदमे जो आपस के झगड़े होते हैं। यानी आपको मुख्य बता दूं, मुकदमे दो तरह के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। जिन मामले में हुकूमत इन्वॉल्व हो, यानी कोई कत्ल गारत और इस तरह के मामले जिनमें सजा मिलती हो, उसको फौजदारी मुकदमे कहते हैं। लेकिन जो लोगों के आपस का लेन देन का झगड़ा होता है, जिसका हुकूमत से या गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, उसको दीवानी मुकदमे कहते हैं, यानी आपस के झगड़े, जिसको इंग्लिश में आप सिविल केसेस कहते हैं। तो वो दो बंदे कोई पेशी भुगत के आ रहे थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अदालत से आए हैं और अदालत में जब बैठे होते हैं तो उन्होंने वकला की गुफ्तगू सुनी होगी कि नया आइन आ रहा है, तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और मंगू बहुत गौर से दिलचस्पी से सुन रहा है, क्योंकि वो तो खुद चाहता है कि नया आइन। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान पर नया कानून चलेगा। अब 1 अप्रैल, ये किसकी बात हो रही है? कानून 1935 से बना है, लेकिन ये 1 अप्रैल की बात हो रही है 1937 से इस पर अमल होना था। मतलब जल्द ही नया कानून नाफिज होने वाला था। जी, तो सुने 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, ये हर चीज बदल जाएगी। यानी अब पता उनको भी नहीं है कि नए कानून में क्या होगा। जाहिर है वो तो सिर्फ पेशी भुगतने आए थे, वो अपना अंदाजा कर रहे हैं कि नए कानून का इम्पैक्ट क्या आएगा, असर क्या आएगा। क्या सिर्फ नाम की हद तक नया कानून होगा, या वाकया ही नया कानून आने के बाद हर चीज बदल जाएगी, उनको आज़ादी मिल जाएगी। ये वो जानते नहीं, सिर्फ एक कयाफा लगा रहे हैं। अब जो वो दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कहते हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। अब ये देखिए, मुकम्मल आज़ादी की बात नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने, मैं आपको पस मंज़र फिर दोबारा बता दूं, शुरू में बताया था, जब वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़ास तौर पे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ये की बात हो रही है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के हवाले से बात हो रही है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से ज़रूरत थी लोगों की मदद की। यानी अंग्रेज़ के पास फ़ौज नहीं थी, उसने हिंदुस्तानियों को भर्ती करना था फ़ौज में। तो इसके लिए उन्होंने एक वादा किया था कि आप हमारा साथ दें जंग में, अगर हम जंग जीत गए तो बाद में हिंदुस्तान को महदूद आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी देंगे। तो ये लोगों को कुछ तवक्कुआत हो गई थी। तो अब वो यही काफ़े लगा रहे हैं कि हमें देखें क्या बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, थोड़ा बदलेगा, आज़ादी मिलेगी, कितनी आज़ादी मिलेगी। और क्या ब्याज के मुतल्लिक भी कोई नया कानून आएगा? ब्याज सूद को कहते हैं। ज़ाहिर लोग गरीब थे, कर्ज लेते थे और उस पर उनको सूद देना पड़ता था, इंटरेस्ट देना पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो अब वो क्योंकि गरीब है, तो गरीब का सबसे बड़ा मसला ये होता है उसका सूद माफ़ हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि काश ऐसा भी कोई कानून बन जाए। ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। यानी दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कह रहा है कोई ब्याज पे नया कानून आया, दूसरा कह रहा है कि कल वकील से पूछेंगे। यानी उनके पास भी कोई ऑथेंटिक मालूमात नहीं है, लेकिन मंगू कोचवान जो है वो बड़ी गौर से उनकी बातें सुन रहा है। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो बहुत खुश था। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था। चाबुक क्या होता है? जानवरों को खूंखारने की छड़ी, छड़ी होती है, छड़ी मारते हैं बैत की छड़ी, तो उसको चाबुक कहते हैं। मगर इस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ नीचे करके घोड़े की पीठ पर भागें ढीली करते हुए, भाग वो रस्सा जिसे उसे खींचते हैं, ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा दे। यानी पहले वो चाबुक मार के घोड़े को तेज दौड़ाता, आज प्यार से कर रहा है। क्यों प्यार से कह रहा है? क्योंकि आज उसका मूड अच्छा है। मूड अच्छा क्यों है? वो बहुत खुश है, जिस नए कानून का इंतजार कर रहा था वो वक्त आ रहा है। ठीक है, भागे ढीली करना यानी रस्सी ढीली करना। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आज से दही की लस्सी पीकर बड़ी डिकार ली।
यानी जिसको कहते हैं ना एंजॉय करना, वो अब नए कानून की खुशी में आज वो लस्सी पी रहे हैं, धिकार ली और मूछों को दबाकर उनको चूसते। अब कराहत की बात है, लेकिन था कि मूछों को यानी बालों को मुंह में डाल के चूसना। ऐसी बुलंद आवाज में कि हद तेरी ऐसी की तैसी। अब वो जहन में अंग्रेजों को कह रहा है कि देखो नया कानून आ गया, तेरी ऐसी की तैसी, मतलब अब हम देखेंगे, तुमने हम पे बड़ा रौब डाला, बड़ा जलील उखाड़ किया, अब हम देखेंगे नया कानून आने के बाद, मतलब अब तुम्हें हम अच्छी तरह से पूछ लेंगे, ये मतलब है। शाम को जब अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल उसे वहां कोई जान पहचान का आदमी ना मिल सका। जब उसको कोई नई खबर मिलती थी अड्डे पर आकर सुनाता था, अपनी काबिलियत का रोब डालता था। अब वो एक खबर देने आया और खबर भी बहुत बढ़िया, लेकिन इत्तेफाक से वहां कोई था ही नहीं। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबोगरीब तूफान बरपा हो गया। खबर लिए बैठा है, सुनाना चाह रहा है, आगे कोई है नहीं। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर। और इस खबर को परिंदे से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर था। सॉरी, पिंजरा आना चाहिए जी, लफ्ज गलत लिखा गया। लफ्ज ये था, वो इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए सख्त मजबूर था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। यानी वो बहुत बेचैन है कि इस खबर को सुनाए दूसरों को, लेकिन कोई था नहीं। तो बेचैनी से इंतजार करने लगा कि कोई आए तो मैं उसको ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अफसाना है तो इनको हम 3 वीडियोज में मुकम्मल करेंगे। तो इसके बाद दूसरी वीडियो में आगे आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।